नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों हमने आपसे कहा था कभी कभार क्या होता है, दैनिक जागरण का जो संपादकीय होता है उसमें कॉपीराइट का मामला आ जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लगभग जो भी न्यूज़पेपर में जो आपके स्टडी के लिए, जो आपके प्रिपरेशन के लिए प्रोमिनेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, उन विषयों पर भी हम जो है वीडियो बना दिया करेंगे। और दोस्तों, और उससे संबंधित यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई विचार हो, ओपिनियन हो, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और यदि आप चाहते हैं कई न्यूज़पेपर के और स्पेशली हिंदी न्यूज़पेपर के जो संपादकीय हैं उनके बारे में यदि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, वेट चालू है, स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो विषय है, जो कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोविड-19 की वजह से तमाम तरह की समस्याएं उभर रही, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको कुछ लोग हो सकता है कि श्रम में डाल दें और रोजगार के लिए डाल दें, जिससे उनकी जो शिक्षा है, जो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसे में ये एक और बड़ी समस्या हमारे देश के सामने उत्पन्न हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, इस विषय को जो आज का संपादकीय है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, इसे लिखे हैं कैलाश सत्यार्थी जी ने। नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है और से सम्मानित समाज सेवी हैं। तो आपको पता होगा कि मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक सोशल वर्कर हैं, जो स्पेशली जो महिलाएं हैं उनको प्रेरित करती हैं कि आप शिक्षा ग्रहण करें, ये आपका राइट है, यू हैव टू रेज योर वॉइस फॉर योर एजुकेशन, वो बार बार वो कहती हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जी को और मलाला यूसुफजई को साथ में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों इन्हें जो दिया गया था, ये क्या, जो बच्चों को लोग कारखानों में या कहीं अन्य जगहों पर लोग काम के लिए, रोज़गार के लिए लगा देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक तरह से कह सकते हैं ये उनको उस दलदल से निकालते हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इनका एक कह सकते हैं उसी से रिलेटेड इनका एनजीओ भी है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज का जो कंटेंट है वो है श्रम के शिकंजे से बचे बचपन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कोरोना के समय बच्चों का उत्पीड़न बढ़ने का खतरा है, पहले से अधिक ठोस उपायों की ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस पर विशेष, ठीक। तो चलते हैं हम, यहीं से स्टार्ट है कि कहीं और से है? यहीं से है। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो तमाम तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाए गए हैं, ठीक है, वैश्विक स्तर पर, कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, किस प्रकार से जो हथियार हैं उनका अवमूल्यन करना है, ठीक है, किस प्रकार से गरीब देशों को आगे बढ़ाना है, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना है, लोगों तक स्वास्थ्य की चीज़ें पहुंचाना है, लोगों को स्वास्थ्य में जागरूकता फैलाई जाए। ऐसे तमाम तरह के जो वैश्विक संघ हैं, जो मंच हैं, ठीक है, विकास के जो लक्ष्य तय किए थे उनमें हर प्रकार की बाल मजदूरी का अंत एक प्रमुख लक्ष्य था। तो लगभग जो वैश्विक मंच थे उनका दोस्तों जो उद्देश्य था कि जिन देशों में भी बाल मजदूरी को प्राथमिकता दी जा रही है या फिर धड़ल्ले से वो संचालित हो रही है, सबसे पहले उसका अंत करना। दुनिया को गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, पर्यावरण आदि से जुड़े लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करना है, जबकि बाल मजदूरी सहित मानव दासता के खात्मे का लक्ष्य 2025 रखा गया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज भी कई देशों में बंधुआ मजदूरी है। ये कई देशों में ये चीज़ें आज भी संचालित हैं और अमेरिका जैसे देश में तकरीबन 100 साल पहले ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म की जा चुकी हैं। अब इस लक्ष्य को हासिल करने में महज 4.5 साल बचे हैं, मगर कोरोना महामारी सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक से जुड़ा संकट नहीं है, यह बच्चों के भविष्य का संकट भी है।
2 दशक पहले साल 2000 में दुनिया में बाल मजदूरों की संख्या करीब 26 करोड़ थी। आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, कुछ जो आंकड़े हैं वो फैक्चुअल हैं, आप उसे लिख लीजिएगा। जब आप किसी से डिबेट करिएगा, आर्गूमेंट करिएगा, लेखन शैली में भी आप इसको रख सकते हैं। जो हम सबके साझा प्रयासों से घटकर अब 15 करोड़ रह गई है। इसी अनुभव के आधार पर यह भरोसा था कि निश्चित अवधि में योजनाबद्ध तरीके से बुराई का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, धनराशि, नैतिक जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता की ज़रूरत थी, दुर्भाग्य से उसका अभाव रहा। आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश, तमाम जो वैश्विक पटल हैं, वैश्विक संघ बनाए गए हैं, वहाँ पे किस तरह से उसने तमाम चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, और कई जगहों से वो खुद निकल गया। उसका आरोप था कि कहीं न कहीं, जैसे उसने WHO पर एक आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जो इसकी पारदर्शिता है उसमें कमी है। ये चाइना जैसे देश के इशारे पे काम कर रहा था, इस वजह से वो WHO जैसी संस्था से अंतर्राष्ट्रीय वो बाहर हो गया। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर ने एक कार्यक्रम में चिंता जाहिर करते हुए आशंका भी जताई थी कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उससे सन 2025 में भी 12 करोड़ बाल मजदूर बचे रहेंगे। सोचिए, जो अन्य देशों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, यदि इनकी चाल के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाए तो भी 12 करोड़ बाल मजदूर बचे रहेंगे। मतलब जिस उम्र में इन बच्चों को कलम और कापी लेकर, बैग लेकर स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए, उनके अधिकारों से किस प्रकार से लोग वंचित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे तमाम तरह के परिवार है जहाँ पर देख सकते हैं कि भूखमरी है, रोज़गार की कमी है, खाद्यान्न की कमी। तो ऐसे में बच्चा जो उसका अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, वो न करके वो रोज़गार की तलाश में निकल जाता है। उसके बाद उसके श्रम को किस प्रकार से एक दूसरे के द्वारा लूटा जाता है। और यही सारी चीज़ें हैं जो अशिक्षा को जन्म दे रही हैं, भुखमरी को जन्म दे रही हैं, गरीबी को जन्म दे रही हैं। शिक्षित व्यक्ति को किसी प्रकार की यदि आप कार्य सिखाएंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएगा, अशिक्षित व्यक्ति के यदि कंपैरिजन में यदि आप देखेंगे। और शिक्षित व्यक्ति को लूटना बहुत ही, लूट तो सभी जाते हैं, पर जिस प्रकार से अशिक्षित व्यक्ति को लोग मूर्ख बना देते हैं, उसके श्रम को कई जगह गलत तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, वो चीज़ें किसके साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है आप देख सकते हैं। हालांकि तब मैंने कोई विश्व नेताओं के सामने उन्हें विनम्रतापूर्वक चुनौती देते हुए कहा था कि हमें आशावादी होना चाहिए। आज की दुनिया बाल मजदूरी को ख़त्म करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने और कोई नेताओं ने मेरी बात का समर्थन भी किया था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि कोरोना वायरस हमारे सामने और भी बड़ी चुनौती लेकर आएगा। मौजूदा हालात में बाल मजदूरी, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति और बच्चों का उत्पीड़न बढ़ने का खतरा है। देखिए, कोरोना की वजह से कौन कौन सी समस्याएं जन्म लेने वाली हैं पूरे संसार में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, बाल मजदूरी, ठीक है। ऐसे तमाम तरह के परिवार होंगे जो अब पहली प्राथमिकता उनको शिक्षा न दिला के उनके लिए रोज़गार की तलाश करना होगा। उसके बाद है बाल विवाह, ठीक है। जिनके परिवार में बच्चियां हैं 3-4, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक मानसिक पीड़ा हो जाता है कि यार इतनी महंगाई है, सब कुछ है, ऐसे में अपनी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, 3-4 के चक्कर में वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इनकी शादियाँ कर दें, और कम उम्र में ही इनकी शादियाँ हो जाती हैं। आप राजस्थान जैसे, बिहार जैसे राज्यों को ले सकते हैं, 13-14 साल में शादियाँ हो जाती हैं। इसके ऊपर, इन विषयों के ऊपर तमाम तरह के कानून हैं, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो दोस्तों हमारे यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कानूनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति में आप देख सकते हैं शहरों में आप जाके देखें किस प्रकार से कम उम्र की जो लड़कियां हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, कुछ लोगों के माध्यम से उन्हें बेच दिया जाता है। उसके बाद उस जगह पर बैठा दिया जाता है जिस जगह पर उन्हें नहीं होना चाहिए। जिस उम्र में उनके हाथों में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए,
उस उम्र में वो क्या क्या देखती हैं, इसमें आपका, हमारा, हमारे समाज का, हमारे देश की ही गलती है। यदि हम एक छोटी उम्र के लोगों को शिक्षा ना दिला पाएँ, और आज शिक्षा का स्तर इतना गिरता गया कि मुझे कभी कभार बहुत पीड़ा होती है, गुस्सा तक आता है कि बीटीसी जैसे एग्ज़ाम पास करो, उसके लिए पहले आपको इतना 1000 रुपया देना पड़ता है, बीएड के लिए फॉर्म का इतना देना पड़ता है। तो भैया गरीब परिवार के लोग तो नहीं कर पाएंगे। यही है, कुछ लोग हैं। एक बंदे से एक दिन मैं बहस कर रहा था, क्या डिबेट कर रहा था, तो उन्होंने कम्युनिस्ट का जो मुझे मतलब बताया ना, मैं हैरान रह गया कि भैया आप ये चीज़ें कहाँ से लाते हैं। ठीक है, कहाँ से लाते हैं इतना जहर, जाति के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, कहाँ से लाते हैं। उसके बाद अब बच्चों का उत्पीड़न बढ़ने का खतरा है, इसलिए अब पहले से अधिक ठोस और त्वरित उपायों की ज़रूरत है। गुलामी और तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते। जहाँ पर गुलामी होगा दोस्तों, वहाँ तरक्की हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उनके श्रम का, और वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। लिहाजा गुलामी का अंत तो करना ही पड़ेगा। कोरोना महामारी के कारण इस साल विश्व के करीब 6 करोड़ नए बच्चे बेहद गरीबी में धकेले जा सकते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में बाल मजदूर बनेंगे। सरकारें 30 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन या स्कूल जाने के बदले उनके माता पिता को नगद धनराशि देती हैं। एक बार लंबी अवधि के लिए स्कूल छूट जाने के बाद ज़्यादातर गरीब बच्चे दोबारा नहीं लौटते। अर्जेंटीना में 2008 में हुई शिक्षकों की लंबी हड़ताल के बाद स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी और बाल मजदूरी बढ़ी। सोचिए, लाइबेरिया में फैली इबोला महामारी के बाद भी ऐसा ही हुआ था। कोरोना का ज़्यादा दुष्प्रभाव सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्गों पर पड़ रहा है। उनकी गरीबी और बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसका खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट और घाना के कोको उत्पादन, पूर्वी एशिया के मछली पालन आदि क्षेत्रों में तेज़ी से बाल मजदूरी बढ़ने का खतरा है। भारत के लाखों प्रवासी श्रमिकों के बच्चों का भी यही हालत हो सकती है। आप एक चीज़ का इमेजिनेशन करिए कि जो लोग प्रवासी मजदूर थे, मतलब गाँव से जाकर लोग शहरों में या अन्य राज्यों के शहरों में जो लोग किसी प्रकार के कामों में संलिप्त थे, उसके बाद कोरोना की वजह से लोग अपने अपने घर आए। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप गांव में ही देख सकते हैं, ज़्यादातर संख्या में क्या हैं, जो बच्चे हैं वो साइकिल उठाएंगे और ईंटा गारा होता है, जैसे जब बिल्डिंगों की मरम्मत होती है तो हमारे यहाँ कहते हैं ईंटा गारा करने गए हैं, जिसे आप लेबर बोलते हैं, मजदूरी करने गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब एक बार बच्चा पैसे के पीछे चला जाता है तो उसका जो पढ़ाई से ध्यान भटक की जिम्मेदारियों पे चलने लगता है। उसके बाद वही तो जन्म लेती हैं तमाम तरह की कमियां, ठीक है, तमाम तरह की बुराइयां। महामारी के असामान्य हालत में बाल मजदूरी बढ़ने से रोकने के लिए हमें कुछ ठोस उपाय करने होंगे। पहला, लॉकडाउन के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल खुलने पर सभी छात्र कक्षाओं में वापस लौट सकें। इसके लिए स्कूल खुलने से पहले और उसके बाद भी उनको दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि, मध्याह्न भोजन, वजीफे आदि को जारी रखना होगा। भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राज़ील, कोलंबिया, जाम्बिया व मैक्सिको में अभिभावकों को नकद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें अन्य देशों में भी लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ देख सकते हैं मिड डे मील योजना जो लागू हुई थी, इम्प्लीमेंट हुआ था, उसका उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे स्कूल में जाएं और जो दोपहर का जो भोजन है उन्हें वहीं पे कराया जाए। तो दोस्तों इसका असर भी पड़ा है। पहले की अपेक्षा आप देख सकते हैं जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें जो है स्टूडेंट की जो संख्या बढ़ी है, पर एक चीज़ वहाँ पे कमी आई है। हमारे यहाँ जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों एक बड़ा आदमी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेजता, क्योंकि उसे बहुत पहले से ये बात पता है, उसकी मानसिकता बन गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय हैं, जो सरकार के माध्यम से चलाए जाते हैं, उनमें सही गुणवत्ता की शिक्षा प्रोवाइड नहीं होती है। इस मानसिकता को बदलनी पड़ेगी हमें।
मैक्सिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से बाल मजदूरी कम हुई है। दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को सस्ता और सुलभ बनाकर गरीब व पिछड़े परिवारों के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाना जरूरी है। तीसरा, सरकारी गरीबों के बैंक खातों में नगद पैसा दे, साथ ही भविष्य में रोजी रोटी के लिए उन्हें सस्ते व सुलभ कर्ज उपलब्ध कराए। कहाँ गया? साहूकारों के चंगुल में न फंसे और अपने बच्चों को बंधुआ मजदूरी और मानव व्यापार से बचा सके। चौथा, अर्थव्यवस्था सुधारने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकारें श्रमिक कानूनों को लचीला बना रही हैं। इससे असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों में गरीबी और उनके बच्चों में बाल मजदूरी बढ़ेगी। बाल व बंधुआ मजदूरी के कानूनों में कतई ढील नहीं देनी चाहिए। पाँचवा, देशी और विदेशी कंपनियों सुनिश्चित करें कि उनकी उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला में बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। सरकारी निजी कंपनियों के सामान की बड़ी खरीदारी होती है, इसलिए वे सिर्फ बाल मजदूरी से वक्त सामान ही खरीदें। दूरदर्शी और निर्णायक के नेतृत्व का सबसे ज़रूरी पैमाना है कि वह नीतियों, कार्यक्रमों और आर्थिक नियोजन में अपने देश के बच्चों को कितनी प्राथमिकता देता है। मैंने विश्व भर के 45 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, 20 भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्षों, 2 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुखों और दलाई लामा, आर्कबिशप डेसमंड टूटू, गॉर्डन ब्राउन जैसी 21 संस्थाओं के साथ मिलकर अमीर राष्ट्रों से मांग की है कि कोरोना महामारी के आपात फंड के लिए घोषित 5,000 अरब डॉलर की राशि का 20% यानी 1,000 अरब डॉलर दुनिया के 20% उपेक्षित व निर्धन बच्चों और उनके परिवारों पर खर्च किया जाए। हमने अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से भी इसी अनुपात में खर्च की मांग की। बाल मजदूरी, गरीबी और अशिक्षा में त्रिकोणीय रिश्ता है, वे एक दूसरे को जन्म देते हैं, जो समावेशी विकास और सामाजिक व आर्थिक न्याय और मानव अधिकारों में सबसे बड़ी बाधा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है। सिर्फ सुरक्षित और खुशहाल बचपन से सुरक्षित और खुशहाल दुनिया बनाई जा सकती है यदि समाज, सरकारें, उद्योग, व्यापार जगत, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और विश्व समुदाय अपने बच्चों के बचपन को सुरक्षित और खुशहाल नहीं बना पाए तो हम एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के दोषी होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।